Hello everyone, let's continue with income from house property. लास्ट क्लास में आप जीएवी कंप्यूट करना सीख रहे थे और जब आप जीएवी कंप्यूटेशन सीख रहे थे तो आपको पता चला कि जीएवी के कंप्यूटेशन का तरीका जो है वो लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में भी दो तरीके का होता है। हालांकि जीएवी कंप्यूटेशन का तरीका एक लेट आउट प्रॉपर्टीज़ का है और दूसरा डीम लेट आउट प्रॉपर्टीज़ का है, क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टीज़ में आपको एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। Whereas in the case of deemed let out property, आपको पता है कि जेवी की कंप्यूटेशन में कोई एक्चुअल रेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो डीम लेट आउट है, तो सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंट के बेसिस पे ही जीएवी निकलेगा। नाउ कमिंग बैक टू विच पोर्शन, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में जीएवी की कंप्यूटेशन, तो इसमें भी दो तरीका होता है, व्हेन देयर इज नो वैकेंसी एंड द अदर केसेस ऑफ वैकेंसी। नो वैकेंसी का मतलब है कि मकान खाली कभी भी नहीं था, मतलब या तो किराए पे था या आप खुद उसमें थे, लेकिन कभी भी खाली नहीं था। आज की क्लास में हम लोग जीएवी की कंप्यूटेशन सीखेंगे व्हेन देयर इज एन वैकेंसी, मतलब मकान खाली भी था, बीच में कभी ताला भी लगा हुआ था मकान पे, राइट। तो आइए चलिए देखते हैं। कंप्यूट जीएवी इफ द प्रॉपर्टी इज पार्टली वेकेंट। सो आई जस्ट हाईलाइट दिस पोर्शन। वैकेंसी के केस में आपको देखना है, ठीक है। What is this vacancy? एक बार मैं रिपीट करूं आपके लिए। देखिए, साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। इसमें से साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें से प्रॉपर्टी 2 महीने वेकेंट थी, ठीक है। 3 महीने सेल्फ ऑक्युपाइड थी और बचा कितना? 7 महीने। 7 महीने लेट आउट थी। इस 7 महीने जो लेट आउट थी उसमें से भी 6 मंथ रेंट रिसीव्ड है और 1 महीने का रेंट 1 मंथ रेंट नॉट रिसीव्ड है। अब समझे, साल में 12 महीने होते हैं, 2 महीने मकान खाली पड़ा था, 3 महीने हम खुद ही उस मकान में थे, 7 महीने के लिए किराए पे लगाए। 7 महीने के लिए जो किराए पे लगाए उसमें से भी 6 महीने का किराया मिला, 1 महीने का किराया मिला ही नहीं। कहाँ है लॉस ड्यू टू वैकेंसी इस पूरी सिचुएशन में? वेयर इज लॉस ड्यू टू वैकेंसी? तो दिस इज लॉस ड्यू टू वैकेंसी। और ये जो 1 महीने का किराया नहीं मिला है, ये क्या है? दिस इज अनरियलाइज्ड रेंट। इसको कहते हैं लॉस ड्यू टू वैकेंसी। जो मकान खाली पड़ा है, और ये होता है अनरियलाइज्ड रेंट। लास्ट क्लास में जो हमने सिचुएशन पढ़ी थी जीएवी की कंप्यूटेशन, वो ऐसी सिचुएशन थी जिसमें ये वाली बात नहीं आ रही थी, ये वाली बात नहीं आ रही थी। 2 महीने वेकेंट है, ये नहीं था, या तो हम सेल्फ ऑक्युपाइड थे या लेट आउट थे। आज की क्लास में जो हम जीएवी की कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें ऐसी सिचुएशन होगी, ठीक है, प्रॉपर्टी वेकेंट भी होगी। सेल्फ ऑक्युपाइड है कि नहीं ये जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सेल्फ ऑक्युपाइड भी होना चाहिए। लास्ट केस क्या था जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था? वो ये था कि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है और या फिर सेल्फ ऑक्युपाइड भी है, ठीक है, या फिर सेल्फ ऑक्युपाइड भी है। आज जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, वेकेंट है कुछ समय के लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकता है एक आदमी ने हुई हो सकता है ना भी हुई हो, ठीक है। मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड इज नॉट मैंडेटरी फीचर। मैंडेटरी फीचर जो था वो लास्ट क्लास वाले कैलकुलेशन में भी यही था कि वैकेंसी नहीं है, दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं कि वैकेंसी है, खाली भी पड़ा है मकान, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है? हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा? म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। ओहो, दिस इज द सेम स्टेप 1, ठीक है। व्हेन देयर वाज नो वैकेंसी केस, देन आल्सो स्टेप 1 तो हम ऐसे ही निकालते थे ना, एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट इज एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। Oh, again the step number 2 is same. So where is the difference? This is in step number 3. Step number 3 वहां पे होता था 1 और 2 whichever is higher. Now let's see what is happening here. अब कहता है कि when expected rent is greater actual rent, यानी 1 greater 2 है, तो कह रहा है कि आपका जीएवी क्या होगा? 1 एक्सपेक्टेड रेंट। अच्छा, यही तो हम भी वहां भी पढ़े थे, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से
जो ज्यादा है वो क्या बन जाएगा, जीएवी। यहां भी कह रहा है अगर एक्सपेक्टेड रेंट स्टेप 1 इज ग्रेटर स्टेप 2 देन स्टेप 1 इज जीएवी, राइट। सो वेयर इज द डिफरेंस, द डिफरेंस लाइज हियर, ये है डिफरेंस। दिस पोर्शन इज डिफरेंट, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, इतना पोर्शन यही अलग है। अब क्या है इस पोर्शन में, आइए देखते हैं। कहता है एक्चुअल रेंट ग्रेटर एक्सपेक्टेड रेंट या फिर एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट, यानी स्टेप 2 आपका स्टेप 1 से बराबर है या फिर स्टेप 1 स्टेप 2 बराबर है। स्टेप 2 आपका स्टेप 1 से ज्यादा है या फिर बराबर है, ठीक है। तो ऐसे केस में जीएवी क्या होगा, जीएवी होगा स्टेप 2, ध्यान दीजिए ये क्या कह रहा है, 2 ग्रेटर 1 और या फिर 2 इज इक्वल टू 1, ग्रेटर 1 है या इक्वल टू 1 है तो जीएवी होगा 2, मतलब विच एवर इज मोर, ठीक है, माइनस लॉस ड्यू टू वेकेंसी। ओह नाउ इट्स क्लियर टू मी सर, एकदम सिंपल सी बात है। जीएवी कंप्यूटेशन कैसे होती है, स्टेप 1 स्टेप 2 विच एवर इज हायर पहले होता था, अब भी वही चीज होगा, लेकिन अगर स्टेप 1 ज्यादा है तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर स्टेप 2 ज्यादा है या फिर वो बराबर है, स्टेप 2 ज्यादा है या फिर वो बराबर है तो स्टेप 2 लिया जाएगा और माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी किया जाएगा। यानी जब आप स्टेप 2 रखेंगे जीएवी में तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी घटाना है, लेकिन अगर स्टेप 1 आपका जीएवी में आ रहा है तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं घटाना है। क्लियर हो गया बात सबको? आइए एग्जांपल देखते हैं, फटाफट कर लेते हैं, एकदम पंगा ही नहीं है। एक्सपेक्टेड रेंट 100 है, एनुअल रेंट 108 है, बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। एक्सपेक्टेड रेंट, एनुअल रेंट, ठीक है। अनरियलाइज रेंट अगर दिया होगा तो माइनस करेंगे, जिसकी मदद से हमें क्या मिल जाएगा, एक्चुअल रेंट। इन दोनों की मदद से हमें मिलेगा एक्चुअल रेंट। अब यहाँ पे एक अनरियलाइज रेंट है ही नहीं बच्चों, तो यानी योर एनुअल रेंट इज योर एक्चुअल रेंट, तो 1 और 2 विच एवर इज हायर, विच इज हायर, एनुअल रेंट हायर हो गया, स्टेप 2। अगर स्टेप 2 ज्यादा होता है तो जेवी क्या होता है, स्टेप 2 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो 108 में से 9 माइनस करेंगे, 99 वुड बी योर जीएवी। आया समझ में? मैं रिपीट कर देता हूं, फिर से रिपीट करता हूं। ए प्रॉपर्टी के केस में कैसे हो रहा है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो ज्यादा है वो देखना है आपको, ठीक है। अगर स्टेप 1 ज्यादा होता तो स्टेप 1 ही जीएवी होता, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर स्टेप 2 ज्यादा होता है तो स्टेप 2 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी को जीएवी कहा जाता है। यहां स्टेप 2 ज्यादा हो जा रहा है, देखिए स्टेप 2 108 ज्यादा हो जा रहा है, तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी कैसे निकालेंगे, 108 108 माइनस 9 इज इक्वल टू 99। नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टी नंबर बी, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, कौन सा ज्यादा है, 100। स्टेप 1 ज्यादा है, अगर स्टेप 1 ज्यादा है तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इस 4 को हम इग्नोर करेंगे और आंसर आएगा आपका 100। आ गया ना आपको करने? बताइए जल्दी से, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको आ गया कि नहीं अब करने, ठीक है। अगर लॉस ड्यू टू वैकेंसी होता ही नहीं तो तब तो पंगा ही नहीं था, तब तो बहुत सुंदर सी बात है, 1 और 2 विच एवर इज हायर करते। लेकिन अगर लॉस ड्यू टू वैकेंसी है तो और स्टेप 2 ज्यादा हो जाता है तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी घटा देते हैं, नहीं तो इग्नोर कर देते हैं। बहुत सिंपल सा, फिर से देखते हैं। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, ये जीत गया। अब अगर स्टेप 2 ज्यादा होता है तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी घटाना है, 10 घटा दीजिए, 110। दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो भी हम मानते हैं स्टेप 2 जीता है, दोनों बराबर है तो स्टेप 2 जीता है, ठीक है। 120 ये माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी 10, 110। अब यहां पे आइए, इन दोनों को एडजस्ट कीजिए पहले। यहां पे अनरियलाइज रेंट भी है। अच्छा, अनरियलाइज रेंट दिया हुआ है, ये तो नहीं पता है रूल 4 की 4 कंडीशन सेटिस्फाई हुई है कि नहीं, तो क्या मानेंगे? अगर नहीं पता होता है तो भी हम यही मानते हैं कि रूल 4 की 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अरे हम सरकार से बहस थोड़ी ना करेंगे कि तुम जो 4 कंडीशन बनाते हो वो सेटिस्फाई नहीं होती है। ताकत है किसी में इतना कहने की? नहीं, जो सरकार कह रही है सब सही है, तो रूल 4 की 4 कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर सेटिस्फाइड है तो आपको अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन मिल जाएगी। 108 में से 10 गया, कितना हुआ, 98। 98 एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट 100, कौन सा जीता, 100 जीत गया। स्टेप 1 जीता है, इसलिए 100 इज योर जीएवी। देख ही लीजिए, आ रहा है ना मजा? अब यहां पे देखिए क्या हुआ, एक्चुअल रेंट हो गया 104, 100 और 104 कौन जीता? जीता मतलब जब हम बोलते हैं ना तो लड़ाई नहीं हो रही है इनकी, जीता मतलब विच इज हायर, राइट। हु हैज वॉन इन दिस फाइट, 1 2, जो ज्यादा है 104। 104 में से आप क्या घटाएंगे, लॉस ड्यू टू वैकेंसी 9 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 95। क्लियर सबको?
आइए इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं आपके साथ अब। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 90,000। अच्छा, फेयर रेंट 140, स्टैंडर्ड रेंट 120। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट फॉर 12,000 पर मंथ, यानी द एक्चुअल रेंट पर मंथ इज 12,000 रुपीज एंड वॉज वेकेंट फॉर 1 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अच्छा, वेकेंसी का केस है तो तरीका बदल जाएगा जीएवी का, आपको पता ही है। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर वर 40,000 रुपीज। कैलकुलेट एनुअल वैल्यू ऑफ AY 24-25 निकाल देते हैं। व्हेन इट इज सेइंग एनुअल वैल्यू ना, तो आप समझ जाइएगा, जैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है, एक नेट एनुअल वैल्यू होता है, तो एनुअल वैल्यू से बोला जाता है ना, तो उसका मतलब एनएवी होता है। कहीं लिख भी लीजिए ये बात। ठीक है, वी हैव ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वी हैव नेट एनुअल वैल्यू, बट इन केस इट इज रिटन ओनली एनुअल वैल्यू इन द क्वेश्चन, विल अंडरस्टैंड दैट इट मीन्स टू से नेट एनुअल वैल्यू। अच्छा, कंप्यूट जीएवी, पहला स्टेप क्या होगा? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, व्हिचएवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। तो 90 140 में 1,40,000 ज़्यादा होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट तो 1,20,000 हो जाएगा, स्टेप नंबर 1। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है एक्चुअल रेंट, और एक्चुअल रेंट होता है के लिए भी हम लेते हैं एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट है नहीं, और एनुअल रेंट कितना होता है? रेंट पर मंथ इंटू 12 होता है ना, इंटू 12 होता है। उससे मतलब नहीं है कि प्रॉपर्टी क्या हम लोग लेते हैं एनुअल रेंट में, इंटू 12 होता है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि पीरियड फॉर विच प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर लेट आउट, कितने महीने प्रॉपर्टी किराए पे देने के लिए अवेलेबल थी, कितने महीने प्रॉपर्टी किराए पे थी, ये नहीं देखा जाता है। एनुअल रेंट का मतलब होता है सीधे 12 महीना। बस कब 12 महीना नहीं हो पाएगा? अरे प्रॉपर्टी खरीदे ही नहीं थे, प्रॉपर्टी बेच दियो, तब तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, तुम रहते थे तो खोपड़ी पे तो रखोगे नहीं अपने किराएदार को। तो यही 3 सिचुएशन है, प्रॉपर्टी खरीदने के पहले का समय, प्रॉपर्टी बेचने के बाद का समय, या तुम खुद ऑक्यूपाई किए हुए थे तभी वो अवेलेबल फॉर लेट आउट नहीं थी, अदरवाइज 12 महीने अवेलेबल फॉर लेट आउट ही थी। तो एनुअल रेंट जो होगा वो 12,000 इंटू 12 होगा, 12,000 इंटू 12, 1,44,000 रुपया। अब इन दोनों में जीता कौन? स्टेप नंबर 2। अगर स्टेप नंबर 2 जीता है तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी, 1 महीने का किराए का घाटा हो गया आपका, तो 12,000 रुपया आप घटा दीजिए इसमें से, 1,32,000। ठीक है, ये बन गया अब आपका जीएवी। अब जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस घटाएंगे तो आ गया एनएवी। ओहो, दिस इज टू कूल, राइट। अब कह रहा है प्रॉपर्टी 3 महीने खाली थी, तो कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी 3 महीने खाली थी, तो इन दोनों में कौन जीता? 1,44, इसमें से 3 महीने का लॉस ड्यू टू वैकेंसी घटा दीजिए, 1,08,000 हो गया। ठीक है, बस इसमें से 40,000 म्युनिसिपल टैक्सेस घटाइए, यू विल गेट 68,000 एज एनएवी। ठीक है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी कैसे निकलता है भाई? खाली रहने की वजह से जो आपका घाटा हुआ, अब 1 महीने का किराया 12,000 आता है, अब मकान खाली है तो घाटा कितना हो गया 1 महीने में? 12,000। 3 महीने में घाटा कितना हो गया? 36,000। चलिए अब एक काम करते हैं, लेट्स कम टू जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इफ प्रॉपर्टी इज डीम लेट आउट, डीएलओ। अब आप अंदाज लगा के बताइए कि डीएलओ के केस में जीएवी कैसे निकलती होगी, कॉमन सेंस से अपने। अदरवाइज अभी तक हम लोग ने 2 स्टेप देखा था। स्टेप नंबर 1 म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, व्हिचएवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टेप नंबर 2 एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। स्टेप नंबर 2 तो आएगा ही नहीं ना, कोई भी एक्चुअल रेंट तो है ही नहीं। तो आपको नहीं लगता क्या होता होगा यहां पे? स्टेप नंबर 1 ही जीएवी है। ओ सर, इतनी सुंदर सी बात। यस, इन केस ऑफ डीएलओ प्रॉपर्टी स्टेप 1 इज जीएवी। तो 3 तरीके की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, एलओ, डीएलओ और तीसरा एसओ। एसओ में जीएवी कैसे होती है? एलओ की जीएवी आपको आ गई, स्टेप 1 स्टेप 2 वाला है। डीएलओ की जीएवी आ गई, स्टेप नंबर 1 इज योर जीएवी। एसओ की जीएवी क्या होती है? सर होती ही नहीं है, एसओ में जीएवी होता ही नहीं है, एसओ में तो सीधे एनएवी नील होता है, राइट। एसओ में सीधे एनएवी नील होता है। आइए, व्हेन द एसएससी ओन्स मोर देन 2 प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, अगर आपके पास 2 से अधिक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कह लो, और अगर अनऑक्यूपाइड भी है तो भी आपको वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ली जाती है फॉर द पर्पस की 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर लेगी सरकार। ठीक है, अगर आपके पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड में अब आ जा रही है, देन द इनकम फ्रॉम एनी 2 सच प्रॉपर्टी, then income from any 2 such properties shall be computed as self occupied and its NAV will be nil। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन,
देन इन दैट केस दो प्रॉपर्टी आपकी स्वेच्छा से, आपकी इच्छा से उसको क्या मान लिया जाएगा, सेल्फ ऑक्युपाइड, उसकी एनएवी नील कर दी जाएगी। द अदर प्रॉपर्टी शैल बी ट्रीटेड एज डीम लेट आउट हुज जीएवी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट। बाकी प्रॉपर्टी के केस में उसको डीम लेट आउट मान लिया जाएगा और उसकी जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर हो जाएगी। यानी डीएलओ केस में क्या होता है, लिख लीजिए जीएवी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट विच इज स्टेप 1 बेसिकली। बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 7 देखिए, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, लॉस पीरियड ऑफ वैकेंसी दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्सेस 20%। अच्छा, ये ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू इतना लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखता तो भी आप म्युनिसिपल वैल्यू का ही करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, म्युनिसिपल टैक्सेस इज एन परसेंटेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू ओनली, ठीक है। और म्युनिसिपल टैक्सेस में भी क्या क्या चीजें आती हैं, हाउस टैक्स होता है, वाटर टैक्स होता है, फायर टैक्स होता है, सीवरेज टैक्स होता है, इतना कुछ होता है। अच्छा बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन आया है जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है हाउस टैक्स, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस तो लिखा नहीं है, सिर्फ हाउस टैक्स लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप अब ये सोचेंगे कि बाकी टैक्स का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अरे मत दिमाग लगाइए, जो भी टैक्सेस ड्यूरिंग द ईयर पेड होता है उसी की डिडक्शन मिलती है। हो सकता है बाकी टैक्स पे ही नहीं हुआ इसलिए वो नहीं लिखा हुआ है, तो जितना लिखा हुआ है वो घटा दीजिए। और अगर सेपरेटली लिखा हुआ है, चारों लिखा हुआ है, तो आप चारों घटाएंगे, बिकॉज सम टोटल ऑफ ऑल दीज 4 टैक्सेस टेकन टुगेदर इज कॉल्ड म्युनिसिपल टैक्सेस, राइट। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर द ईयर है 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, यानी कि म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर द ईयर है 1 लाख का 20% 20,000 रुपया, और आपने पे भी 20,000 किया है, राइट। एक बात बताइए, अगर 20,000 रुपये होता और आपने पे किया होता 30,000 रुपये, तो डिडक्शन कितनी मिलती, 30,000 की। और अगर आपने पे किया होता 10,000 रुपये तो 10,000 रुपये की डिडक्शन मिलती। जितना पे करेंगे उतनी डिडक्शन। लेकिन पेमेंट में एक बात मैंने बताई थी, क्या पुराने साल का पेमेंट अलाउड है या आगे वाले सालों का भी अलाउड है? आगे वाले सालों का अलाउड नहीं होता है, एडवांस। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये ना बताए, कहता है कि म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर द ईयर 20,000 था लेकिन आपने पे 30,000 कर दिया है, तो हम क्या मानेंगे, जो 10,000 रुपया इस बार हमने एक्स्ट्रा पे किया है वो पुराने सालों का किया है या फिर आने वाले सालों का किया है? अरे पुराने सालों का, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वही चीज माना करिए जो जनरली होता है। एक बात बताइए, एक इंसान आगे आगे टैक्सेस जमा कर देता है या पीछे का ही करता रहता है? पीछे का ही करता रहता है। आज जरा आप नगर निगम जाइए तो आपको पता चलेगा, किसी का 4 साल का हाउस टैक्स बकाया है, किसी का 3 साल का बकाया है, किसी का 2 साल का बकाया है। जरा पूछिए उनसे कितने लोगों का एडवांस में आ गया है, तो शायद बोलेगा 0। यस, यही बोलेगा 0, किसी का नहीं है। कौन देता है एडवांस में टैक्स? सरकार को देना जरूरी भी नहीं है, तो क्यों दे देंगे हम अगले साल का? अरे इसी साल का सरकार वसूल ले, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पहले तो ये सब होता नहीं था कि घर घर जा जाके, आजकल तो कलेक्शन के लिए अब तो देखिए बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है गवर्नमेंट कलेक्शन के लिए, ठीक है। हाउस टैक्स की कलेक्शन के लिए नगर निगम से लोग अपना वो सब पूरा मशीन लेके चले आते हैं, कंप्यूटर लेके चले आते हैं, लैपटॉप के साथ आते हैं घर पे, एकदम खटाक से घर के बाहर ही खड़े होते हैं। हाउस टैक्स ये जमा कर रहे हैं आप, हाँ आइए लीजिए रसीद पकड़िए। जैसे मेरा घर तो एक सोसाइटी में है, फ्लैट में है, तो वो लोग आके नीचे कैंप लगा लेते हैं कि सब फ्लैट वाले पता नहीं कब आएंगे जमा करेंगे। हाउस टैक्स के काम करते हैं इसी सोसाइटी में, चलते हैं कैंप लगाते हैं, मतलब नीचे 8-10 लोग बैठ जाते हैं अपना और वहीं पे जमा वमा करा लेते हैं सब, ठीक है। तो पुराने साल की वसूली तो बाय डिफॉल्ट जो आप एज्यूम करने वाले हैं वो यही कि ओल्ड ईयर्स के ही पे हुए होंगे, ठीक है ना। चलिए एक एक करके करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी 1 की कैलकुलेशन करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से ज़्यादा क्या है, 140, और सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट कर देंगे तो हो जाएगा 120, यानी स्टेप नंबर 1 इज 120, डन। स्टेप नंबर 2 होगा जो हमारा एक्चुअल रेंट है विच इज़ 12,000 पर मंथ, ठीक है। एक्चुअल रेंट 12,000 पर मंथ है तो 1,44,000, जीएवी हो गई 1,44,000। अब वैकेंसी का केस था क्या? नहीं, वैकेंसी का केस नहीं था, इसीलिए जीएवी 1 और 2 विच एवर इज हायर हो गया बस सीधे, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपया है, 1,24,000 रुपया। जल्दी से देखिए कोई और चीज़ इसके बाद नहीं, इंटरेस्ट वगैरह बता नहीं रहा है, बस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दीजिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है। हाउस नंबर 2 और 3 के केस में सिर्फ इतना अंतर था कि देयर वाज लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको लॉस ड्यू टू वैकेंसी एडजस्ट करना पड़ेगा। इस वाले में स्टेप 2 ज़्यादा है, देखिए इसीलिए लॉस ड्यू टू वैकेंसी घटाया जा रहा है। इस वाले में भी स्टेप 2 ज़्यादा है, इसीलिए लॉस ड्यू टू वैकेंसी घटाया जा रहा है। अगर स्टेप 1 ज़्यादा हो जाता तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं घटता, बस इतना ही है।
Now we are coming to taxes levied by local authorities. Let me tell you कि आपको यहाँ पे जितनी बातें लिखी हुई है म्युनिसिपल टैक्स के बारे में ये सारी बात पता है, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या बात बताया गया है प्रोवाइजो टू सेक्शन 23(1) में। टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपैलिटी और लोकल अथॉरिटीज डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पता है कि नहीं, जीएवी से म्युनिसिपल टैक्सेस घटाते हैं, पता है। टैक्सेस लेविड बाय लोकल अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड सर्विस टैक्सेस लेविड बाय सच लोकल अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल टैक्सेस इंक्लूड सर्विस टैक्सेस लाइक, म्युनिसिपल टैक्सेस में क्या क्या आता है, फायर टैक्स, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स भी लिख लीजिए, ठीक है, हाउस टैक्स levied by local authority. Such taxes shall be computed as percentage of net municipal value and allowed as deduction subject to the following condition. अच्छा, जो डिडक्शन की कंडीशन है वो क्या है, इट शुड बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पेमेंट होनी चाहिए, ड्यू होने से नहीं होगा। इट मस्ट बी पेड बाय द एसएससी, एसएससी मतलब यहाँ पे लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड पे करेगा तब जाके उसको डिडक्शन मिलेगी, टेनेंट ने पे कर दिया है तो नहीं मिलेगी। Unpaid municipal taxes or municipal taxes paid by tenants shall not be allowed as deduction. We know this. It must be related to previous year or any other preceding the previous year. प्रीवियस ईयर का टैक्स होना चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर से पहले का टैक्स होना चाहिए, यानी फ्यूचर ईयर्स का नहीं हो सकता है, ये भी बात आपको पता है। टैक्स पेड टू फॉरेन लोकल अथॉरिटी, ऑब्वियसली अगर हमारा ये पास फ्लैट दुबई में है तो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी कि नहीं। हाँ, आपको तो पता ही है, रेजिडेंट अगर आप हो तो आपको पूरी दुनिया की हर इनकम पे टैक्स यहीं पे देना है। तो दुबई में फ्लैट है तो म्युनिसिपल टैक्सेस भी दुबई में पे हो रहा होगा, क्या डिडक्शन मिलेगी? देखिए, ए प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन अ फॉरेन कंट्री, टैक्स पेड टू फॉरेन लोकल अथॉरिटीज विल बी अलाउड एज डिडक्शन। यस, अलाउ होगी। याद रहेगा, जैसे यहाँ पे हम इंडिया में म्युनिसिपल टैक्सेस पे करते हैं वैसे ही विदेश में भी म्युनिसिपल टैक्सेस होता है, तो अगर वहाँ पे हुआ है तो वहाँ पे डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए वहाँ पे म्युनिसिपल टैक्सेस होता ही नहीं है तो ऑब्वियसली ना होगा तो ना पे हुआ होगा और ना ही डिडक्शन मिलेगी। टैक्स एक्सीड्स जीएवी, निगेटिव एनएवी, ठीक है। अगर ये टैक्स का मतलब यहाँ पे कौन सा टैक्स है, म्युनिसिपल टैक्स की बात हो रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है ना, म्युनिसिपल टैक्स कह रहा है, इन केस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इंक्लूड्स टैक्सेस पेड फॉर सेवरल पास्ट ईयर एंड द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द ओनर एक्सीड्स जीएवी देन एनएवी कैन बी नेगेटिव। ये बताया था कि नहीं आपको कि अगर जीएवी है उसमें से हम म्युनिसिपल टैक्सेस घटा रहे हैं और उसकी वजह से निगेटिव हो जा रहा है तो हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, ठीक है। बस एक ही बात आपको बताई थी पूरे प्रोसेस में उसमें कि अगर आपका एनएवी निगेटिव है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% नहीं मिलेगा। एनएवी अगर निगेटिव है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का नहीं मिलेगा, अदरवाइज कोई अंतर नहीं है। रिफंड ऑफ टैक्स, अब ये समझिए, रिफंड ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर द प्रॉपर्टीज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22, ये क्या चीज है? देखिए, मेरी जीएवी आ रही थी 5 लाख रुपया, मेरा म्युनिसिपल टैक्सेस बन रहा था 20,000 रुपया, मैंने ये पे कर दिया, ठीक है, मैंने ये पे किया तो ये मुझे डिडक्शन मिल गई, ठीक है। लेकिन ये म्युनिसिपल टैक्सेस ना मेरा ज़्यादा है, क्योंकि मेरे मकान की जो म्युनिसिपल वैल्यू, ये कैसे निकलता है भाई, मेरे मकान की म्युनिसिपल वैल्यू पे परसेंटेज लगाया गया है, तो मेरे मकान का जो म्युनिसिपल वैल्यू का कैलकुलेशन म्युनिसिपैलिटी ने किया ना, गलत है। मैंने म्युनिसिपैलिटी वालों को गए जाके समझाया भी, अरे यार कितना बड़ा मकान ही है जो तुम म्युनिसिपल वैल्यू इतना ज़्यादा कर दिए हो, तुम गलत म्युनिसिपल वैल्यू किए हो, कि उस एरिया के प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यूएशन इतना नहीं होना चाहिए, गलती हो गई। अरे क्या सामने वाला गलती कर सकता है कि नहीं, वो भी तो इंसान ही है यार, सरकारी कुर्सी पे बैठा हुआ है, गलती करने का तो उसका हक भी है, ठीक है। तो उसने गलत वैल्यूएशन कर दी है, मैंने उसको समझाया, वो नहीं माना, मैं कोर्ट में चला गया और वहां से मुझे फैसला मिलता है कि भाई म्युनिसिपल वैल्यूएशन मेरे मकान की कम है, अकॉर्डिंगली जब उस पर परसेंटेज लगाएंगे तो म्युनिसिपल टैक्सेस कितना आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, जैसे कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन उसने किया था 4 लाख, ठीक है, और 5% मान लीजिए हमारे शहर में टैक्सेस लगता है, तो मेरा म्युनिसिपल टैक्सेस कितना बन गया, 20,000, म्युनिसिपल वैल्यू है, ये बन गया मेरा म्युनिसिपल टैक्सेस, ठीक है। अब मैं कोर्ट में चला गया, कोर्ट वाले में फैसला आया कि नहीं भाई म्युनिसिपल वैल्यू इसकी 3 ही लाख है, तो इसका 5% यानी कि मेरा कितना बना, 15,000 रुपया। तो मैंने तो 20,000 रुपये पे किया था, 20,000 रुपये की डिडक्शन भी मिल गई मुझे, लेकिन जब हमने
कोर्ट से केस जीत गए, 15,000 रुपये हो गया, तो हमको क्या हुआ, म्यूनिसपैलिटी से 5,000 रुपया रिफंड मिल गया, वापसी मिल गया 5,000 रुपया। अब वो 5,000 रुपये पे टैक्स लगेगा, क्या कह रहा है, इनकम टैक्स, वो सब अब नहीं, चिंदी चोरी नहीं करेगा, ठीक है, उस पर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। अरे ये सब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है, डिफरेंस का अमाउंट बहुत छोटा होता है, क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्सेस का अमाउंट ही बहुत छोटा है, ठीक है। इनकम टैक्स खुद ही ये सब लफड़े में नहीं पड़ना चाहेगा, ठीक है। उतना 2-4 हज़ार रुपये इनकम बढ़ा के कितना टैक्स बढ़ जाएगा उसमें, ठीक है, इसलिए नहीं कर रहा है। एडवांस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द एसएससी, अगर एडवांस में म्यूनिसिपल टैक्सेस एसएससी पे कर दे तो क्या डिडक्शन मिलती है? नहीं। Municipal taxes paid in advance is not allowed, as the act provides that the tax levied by any local authority in respect of the property shall be deducted, irrespective of the previous year in which the liability to pay such taxes was incurred by the owner. Actually कानून ये है ना, कहता है कि टैक्स ड्यू होना चाहिए और पे होना चाहिए। ड्यू हो गया है और फिर उसकी पेमेंट होती है, तो जितना पे होगा उतना डिडक्शन मिलेगा। तो फ्यूचर ईयर का तो अभी म्यूनिसिपल टैक्सेस ड्यू नहीं ना हुआ है, इसी वजह से डिडक्शन नहीं होती है। As per the above language, it is constituted that for claiming deduction in respect of municipal taxes, such tax must have already been levied by the local authority. यही कह रहा है कि बेसिकली इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस पहले लेवी हो चुका हो, आपके ऊपर लग चुका हो, अब फिर आप पेमेंट कर दीजिए तो डिडक्शन मिल जाएगी। Hence the payment of municipal taxes in advance, the liability in respect of which has not yet incurred, shall not be allowed as deduction in the year of payment. So this was all about today's class. आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा आपको बताऊं। आपने सीखा जीएवी की कंप्यूटेशन इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ वैकेंसी, लेट आउट प्रॉपर्टी वेकेंट है तो, और दूसरा आपने पढ़ा जीएवी की कंप्यूटेशन इन केस ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, और तीसरा आपने म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा जो आपको पहले से ही पता था। सो विद दिस विल स्टॉप दिस क्लास।